नमस्कार। हम लोग महात्मा गांधी का अध्ययन कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है। चूंकि यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, ये टॉपिक बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग दो पहलू में अध्ययन कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी 1893 से ही अपना मूवमेंट चालू कर दिए। साउथ अफ्रीका से कैसे चालू किए, पूरी कहानी हम लोगों ने देखा। फिर उनके गुरु बुलाते हैं भारत। 9 जनवरी 1915 घटना है, भारत वो आ जाते हैं, इसीलिए प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। फिर पहला आंदोलन की शुरुआत करते हैं चंपारण से, जो नील आंदोलन है, वहां उनको सफलता मिलती है। उसी सफलता में महात्मा को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब फिर उसके बाद गुजरात वालों ने कहा कि हमारे आंदोलन करिए, तो अगले ही वर्ष यानी 1918 में गुजरात जाते हैं। फरवरी में मिल मजदूर का आंदोलन करते हैं, फरवरी 1918, और अगले ही महीने यानी मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन करते हैं, वहां भी उनको सफलता मिलती है। फिर खिलाफत आंदोलन में वो साथ देते हैं, शुरुआत कराते हैं। फिर देखा जाता है कि अपना खुद का आंदोलन, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो भी 1920 में शुरुआत करा देते हैं। तो क्या क्या हुआ था सब हम लोगों ने डिटेल देखा था। अब ठीक उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो सेकेंड वाले वैल्यू में हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन का गठन किया अंग्रेजों ने। साइमन कमीशन गठन 1927 में किया, 1928 से भारत आता है। और इसका क्या उद्देश्य था? जो 1919 का अधिनियम बना था उसी की जांच करना था, ताकि आगे उसको सुधारा जा सके, क्या लागू करना है, क्या लागू नहीं करना है। तो ये साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था और टोटल अंग्रेज थे, वो भी अंग्रेज यहाँ के नहीं, ब्रिटेन वाले थे। सवाल ये कि वो कानून यहां लागू करना, तो उसकी समीक्षा कैसे वो समझ सकते जो यहां रहते ही नहीं है। तो भारतीयों ने विरोध किया क्या कि इसमें भारतीय सदस्य भी होना चाहिए, अंग्रेज स्वीकार नहीं करते हैं। नतीजा क्या होता है? साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। उसी में लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हुई थी, उस पर हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। खैर, ब्रेकनहेडन क्या कहता है? ब्रेकनहेडन क्या कहता है? ये कहता है कि तुम सब अपना संविधान नहीं बना सकते, इसलिए बनाने दो, समीक्षा करने दो। चैलेंज करता है, उस चैलेंज को भारत वाले स्वीकार करते, कांग्रेस स्वीकार करती है और नेहरू रिपोर्ट तैयार करती है। और याद रखिएगा 1928 की घटना, नेहरू रिपोर्ट पेश किया जाता है। पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। और ठीक उसी के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। ब्रेकनहेडन ने कहा, देखे, समझ गए कि तुम सब अपना कानून, अपना विधान नहीं बना सकते, इसलिए बनाने दो। गांधी जी ने भी 11 सूत्री मांग 1930 में 2 मार्च 1930 को प्रस्तुत कर दिया और कहा कि अगर नहीं मानोगे तो मैं एक नया आंदोलन शुरू कर दूंगा। नतीजा हुआ, अंग्रेजों ने नहीं माना। तो मैं बता दूं, गांधी जी अंग्रेजों से चिढ़ते भी थे, बहुत से मामलों में सहयोग भी करते रहे। ब्रिटिश संसद को बाज कहा था महात्मा गांधी ने, यानी कुछ भी नहीं भारत के लिए देती, इतना चिढ़ गए थे। और गांधी जी ने क्या किया? जब इनका 11 सूत्री मांग नहीं माना गया तो अपना एक नया आंदोलन शुरू करते हैं, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इसके शुरू करने से पहले वो डांडी मार्च करते हैं। डांडी मार्च क्या? यानी नमक कानून को तोड़ना और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करना। डांडी मार्च, इसका मतलब क्या हुआ कि साबरमती आश्रम से डांडी जाएंगे। डांडी समुद्र का किनारा था, ये नवसारी जिला में पड़ता था, और वही नमक कानून तोड़ेंगे और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो साबरमती आश्रम से अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ प्रस्थान करते हैं, यानी स्वयं प्लस 78, इस तरीके से 79 लोग प्रस्थान करते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोग जय जयकार करते थे, लोग सराहना करते थे। 240 मील की यात्रा किए थे, ये 24 दिन लगा था। 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं,
याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 से शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ते हैं। नमक कानून एक सांकेतिक था, बनाया नहीं, एक तोड़ा। तो इस तरीके से 6 अप्रैल 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और इस तरीके से वो फैलता चला गया। इससे अंग्रेज डरने लगे। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। 5 मई 1930 को अरेस्ट कर लेते हैं और सोलापुर की जेल में इनको बंद कर दिया जाता है, जो महाराष्ट्र पड़ता है, उधर ही वो बढ़ रहे थे। जब वो अरेस्ट किए गए उसके पहले ही, यानी अरेस्ट करने के समय ही, यूं कह सकते हैं कि अपना नेतृत्व अब्बास तैयब जी को दे देते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, अब्बास तैयब जी को देते हैं। अब्बास तैयब जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अब्बास तैयब जी ने अपना नेतृत्व सरोजिनी नायडू को सौंप दिया और सरोजिनी नायडू अपने आंदोलनकारियों के साथ धरासना पहुंच जाती है। धरासना वही जगह जहां पर नमक बनता था। नमक बनाने के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। ये गांधी जी ने यही विरोध करते थे। नमक एक बहुत जरूरी चीज है, ये कोई बना सकता है, इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरोजिनी नायडू जब पहुंच जाती है लेकर के अपना नैक धरासना, तो वहां पर क्या किया, जो अंग्रेज सिपाही थे भारतीयों को बहुत मारते थे, जबकि भारतीय जो आंदोलन कर रहे थे अहिंसात्मक कर रहे थे। जाकर के भारतीय लेट जाते थे और कहते जितना मारना हो मारो, खून से लथपथ हो गए। इस दृश्य को लुई फिशर ने देखा, जो अमेरिकी पत्रकार था। कहा ये सत्य अहिंसा का मंत्र मैं पहली बार देखा हूं, ऐसा कि सत्य के अहिंसा के रास्ते पर चलना कितना कठिन है और इतनी क्रूरता अंग्रेजों द्वारा भी पहले मैंने देखा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, इतनी पत्रकारिता किया। इस प्रकार का वर्णन करता है। गांधी जी व्यापक रूप से इस आंदोलन को फैला चुके थे। उन्होंने मांझरी सेना का गठन कर दिया था, उन्होंने बानरी सेना गठन कर दिया था। मांझरी सेना क्या थी? लड़कियों की सेना, लड़कियों का समूह मांझरी सेना थी। बानरी सेना क्या थी? बच्चों का जो समूह था वो बानरी सेना था। महिलाओं को भी आह्वान किया कि आप लोग भी आइए और जितनी शराब और आपकी दुकानें हैं, ताड़ी उड़ी दुकान, उनको हटा दीजिए, तोड़ दीजिए। महिलाएं सामने आई। क्यों? उनके पति शराब पी करके, ताड़ी पी करके बहुत मारते थे और उसको बढ़ावा कौन दे रहा था? शराब को, अंग्रेज। इस तरीके से क्या वो महिलाएं आई, शराब की दुकान को तोड़ दिया, जो ताड़ी उड़ी की सामान तो उसको तोड़ दिया। ये ताड़ी के जो पेड़ होते थे, ताड़, उनको कटवाने का आह्वान कर दिया, लड़कों से काट डालो। बहुत से ताड़ी के पेड़ काट दिए गए। इस तरीके से चलता रहा, बहुत व्यापक फैल गया भारत में। अंग्रेज डरने लगे। लंदन से सूचना आई, जल्दी कंट्रोल करो नहीं तो बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इरविन को कहा गया, वही इस समय यहाँ का गवर्नर होता था। इरविन गांधी जी से बात करता है कि आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए, आपकी बात पर विचार किया जाएगा लंदन में, चलिए स्वागत है। तो 5 मार्च 1931 के दिन ये क्या होता है? समझौता होता है। 5 मार्च 1931 दिन की समझौता होता है और ये आंदोलन समाप्त कर देते हैं। मैं बता दूं, यहाँ थोड़ा सा आलोचना भी किया जाता है जो गर्मपंथी हैं, कि जब इस प्रकार का समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी जी ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी की जो सजा सुना दी गई थी, उसको हटाने की बात जोर शोर से इन्होंने नहीं किया था। मैं बता दूं, गांधी जी ने इस प्रस्ताव में रखा था जरूर, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि जिस जोर शोर से रखना चाहिए उस जोर शोर से वो नहीं रखे थे। अंग्रेजों ने इनकी बात को नहीं माना। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता और आंदोलन वापस ले लेते हैं गांधी जी। अब ये जाते हैं कहां? लंदन। लंदन किससे जाते हैं? राजपुताना जहाज से जाते हैं। ये भी सवाल पूछे गए हैं। और जब ये लंदन पहुंच गए तो इनको ठहराया कहा गया, ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, किंग्सले हॉल में इनको ठहराया गया। और मैं और बता दूं कि 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। गांधी जी दूसरे वाले गोल में सम्मेलन में गए थे जो 1931 में हुआ। और याद रखेंगे, कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि दूसरे वाले में ही गए थे
और वो गांधी जी के रूप में गए थे। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि तीनों में कौन शामिल हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर शामिल हुए थे। ये भी सवाल कई बार पूछे गए। गांधी जब चले गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, तो चूंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होना था वो सेंट जेम्स पैलेस में होना था और वो ऊंचाई पर बना था। जब वो ऊंचाई पर चढ़ रहे थे गांधी जी, वही अर्धनग्न वाली अवस्था में नंगोटी पहने हुए, तो फ्रैंक मोरिस ने देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य लगा। फ्रैंक मोरिस दावा करता है, क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता करने का ये दृश्य अद्भुत है अर्धनग्न फकीर का। यहां पर मैं और याद दिला दूं, कई बार देखेंगे कुछ किताबों में लिखा मिलेगा कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर चर्चिल ने कहा था। मैं बता दूं, चर्चिल तो नफरत करता था गांधी जी से। फकीर अर्धनग्न फकीर कैसे कहेगा? इतना नफरत करता था कि वो देशद्रोही फकीर कहता था। 1943 की मैं घटना याद दिलाऊं, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे, चर्चिल उसमें प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। 1940 से लेकर के 1945 तक रहा है, उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। गांधी जी आमरण अनशन जब बैठते हैं 1943 में, चर्चिल ने कहा इसको मरी जाने दो, अब कोई मनाने नहीं जाएगा। जब गांधी जी को यह पता चल जाता है कि हमारे मरने का इंतजार कर रहा है, पूरी फोर्स बुला लिया है, लकड़ी मंगवा लिया है, गांधी जी को जब क्लियर हो गया तो उन्होंने क्या कहा कि अब खाना ले आओ, मैं खा लूंगा। तो खाना क्या किए? खा लिए। कहते मेरा जीना रहना बहुत जरूरी है, जबकि चर्चिल को मरवाना चाहता था। तो चर्चिल गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा, अर्धनग्न फकीर नहीं कहा। और हम लोग देखते हैं कि जब वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात होती है, गांधी जी पहुंचे हुए थे, वहां पर आरक्षण की बात हो रही थी। दलित वर्ग के लिए आरक्षण 71 पोस्ट अलॉट किया गया था। 71। इसमें यह था कि दलित ही खड़ा होंगे, दलित ही वोट डालेंगे। हाँ, एक दलित के 2 वोट होते थे, इस तरीके से, यानी दलित ही खड़े होंगे, दलित ही वोट डालेंगे। गांधी जी को यह मंजूर नहीं था। गांधी जी को क्यों नहीं मंजूर था? क्योंकि देश में एकता नहीं, वैमनस्यता का भाव विकसित होगा। इसके एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर बहुत समुदाय के लोग, बहुत जाति के लोग रहते हैं, पता चला कि कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां सैकड़ों हजारों लोग बुलाया जा रहा है, कोई एक जात का कार्यक्रम है और उसी जात के लोग आकर के भोजन करेंगे, तो बाकी जातीय लोगों को नफरत होने लगेगा और धीरे धीरे क्या होगा? वैमनस्यता का भाव विकसित होगा। तो इस तरीके से वैमनस्यता का भाव विकसित होगा। गांधी चाहते थे क्या कि इनका आरक्षण बढ़ा दिया जाए। हम भी चाहते हैं इनका कल्याण हो, लेकिन स्वरूप इस रूप में नहीं होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? दलित ही खड़ा होगा लेकिन वोट सब लोग डालें, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर नहीं मानते। नतीजा क्या होता है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़ करके गांधी जी वापस चले आते हैं भारत, और क्या कहते हैं? मैंने देश का बट्टा नहीं लगने दिया। याद रखिए, उसके बाद क्या होता है? जब यहां आते हैं भारत, बंबई, तो यहां बता देते हैं समस्या क्या क्या हुई थी, डॉक्टर अंबेडकर क्यों नहीं माने, क्या उनकी जिद थी। और इस प्रकार से जब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, वो भी बंबई आते हैं, पूना ही उनका कार्य क्षेत्र था। तो गांधी जी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं कि जाके कह दीजिए मान जाए, हम चाहते हैं कि इनका आरक्षण बढ़ा दिया जाए, लेकिन स्वरूप इस रूप में नहीं होना चाहिए। जब गांधी के प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर अंबेडकर के पास गया तो डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरी बार भेजे, जाइए समझा दीजिए क्या कि अगर वो इस बात को नहीं मानेंगे तो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगा। और गांधी जी कहते थे हम भी चाहते हैं दलित वर्ग कल्याण हो, क्योंकि ये भी क्या है? हरिजन है। हरिजन, हरिजन शब्द किसने दिया? गांधी जी ने दिया। इस सवाल पूछा जाता है, 1932 घटना है, हरिजन शब्द दिया। और जब गांधी प्रतिनिधि मंडल फिर पहुंचता है डॉक्टर अंबेडकर के पास, जब बताता है, गांधी जी क्या कहते हैं? अगर बात नहीं मानेंगे तो देश के लिए समस्या हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कह दिया, क्या ये भूत हैं और औकात नहीं है, धूल उड़ाते हैं। गांधी जी ने हरिजन शब्द दे दिया, उससे चिढ़ गए। क्यों?
हरिजन शब्द का मतलब एक पहचान हो जाएगा, आने वाले वक्त में ये बुरा शब्द हो जाएगा। आज हरिजन अच्छा है, कल को बुरा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बात बताऊं, जब संविधान निर्माण हो रहा था, चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ही रहे, कहा गया कि दलितों के उत्थान के लिए क्या लिखा जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा क्या, कुछ मत लिखो, लिखो अनुसूचित, यानी कुछ भी सूचित मत करो, जो भी सूचित करोगे बदनाम हो जाएगा, अनुसूचित जात लिखो। और अनुसूचित जात ही लिखा गया, और वो भी अनुसूचित जात क्या हो गया, बदनाम हो गया। खैर जो भी हुआ, ये तो इतिहास की घटनाएं हैं। डॉक्टर अंबेडकर झेले थे, समाज उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, और उन्हीं के साथ नहीं, उनके जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, जो दलित वर्ग हैं, उनके साथ ही दुराचार होता था। ऐसा दुराचार कि मंदिर में नहीं जाने देते थे और अपने पास ही नहीं बैठने देते थे, ऐसा दुराचार था। वो झेले थे खुद। इस वजह से उन्होंने एक ऐसी लाइन कह दी कि बहुत से लोगों को ये नागवार गुजरता है आज भी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि हमको देश से लेना देना नहीं है, हमको अपने समाज से लेना देना है। याद रखिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, जहां देश और मेरे समाज का मामला आएगा, मैं अपने समाज को ऊपर रखूंगा, परंतु देश और जहां मेरा मामला आएगा तो मैं देश को पहले रखूंगा। ये 1932 की घटना है। जब गांधी जी को यह बात पता चला कि नहीं मानने वाले हैं, मुझको भूत उत्सव बना दिए, तो इसका मतलब दलित समाज मुझसे नफरत करेगा। अब क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, देश से विभाजन होगा। कैसा विभाजन, एक जातिगत विभाजन। और गांधी जी नहीं चाहते, सामंजस्यता चाहते थे। गांधी जी ने कहा अब देश के लोगों को बताना होगा कि कौन सही रास्ते पर है, कौन गलत रास्ते पर। 20 सितंबर 1932 के दिन ये भूख हड़ताल बैठ जाते हैं, जिससे देश में धीरे धीरे पता चलने लगा क्यों बैठे हैं, और दबाव पड़ने लगा डॉक्टर अंबेडकर पर। 24 सितंबर 1932 के दिन, याद रखिएगा, 4 दिन का समय लगा। 24 सितंबर 1932 के दिन एट लास्ट पूना समझौता करना ही पड़ता है। गांधी जी डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता होता। ये पूछा जाता पूना पैक्ट क्या है, आरक्षण को लेकर था। कम्युनल अवार्ड क्या है, आरक्षण को लेकर था। कम्युनल अवार्ड कौन घोषित किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड घोषित किया था। गांधी इरविन पैक्ट, क्षमा चाह रहा हूं, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में क्या किया गया, सीट को बढ़ा दी गई, जैसा गांधी जी कहा करते थे। 148 कर दिया गया। इसमें क्या था, दलित ही खड़ा होगा, दलित ही केवल वोट डाल सकता है। इसमें क्या हो गया, दलित ही केवल खड़ा होगा, लेकिन वोट सब लोग डाल सकते हैं। इस तरीके से प्रावधान कर दिया गया। ये गांधी जी की बात मान ली जाती है यहां। और आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, हम लोगों ने देखा भारतीयों ने विरोध किया और आपस में कलह हो गई। जिन्ना ने विरोध में 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। एट लास्ट साइमन कमीशन के बहुत सारे प्रस्ताव 1935 के अधिनियम में लागू कर दिए जाते हैं। आगे कदम बढ़ाते हैं तो और मिलता है, क्या मिलता है, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है। उसमें भी कुछ गतिविधियां रही भारत की। जब 2 सितंबर 1939 के दिन सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला बोल दिया, उसी दिन से शुरुआत हो जाती है। और अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को इन्वॉल्व कर दिया उस सेकेंड वर्ल्ड वार में। भारत की सेना को इन्वॉल्व कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वार में। जो कांग्रेसी थे, जो सरकार बनाए थे प्रांतों में, वो नाराज हो गए कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। एट लास्ट कांग्रेसियों ने क्या कर दिया, ये रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। इस त्याग पत्र से जिन्ना बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। जिन्ना का एक अलग ही धारा है, हम लोग जिन्ना चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार से गांधी जी से वैमनस्यता इन्होंने लिया। ये अलग पाकिस्तान की मांग किए। 1940 में मुस्लिम लीग ने स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, उसे पाकिस्तान की मांग रख ही देते हैं, अलग पाकिस्तान। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया,
क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। विश्व का दबाव था किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर, कि भारत को जल्दी कुछ आश्वासन दो ताकि भारत के लोग साथ रहें। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र, दो ध्रुव बने हुए थे। मित्र राष्ट्र के साथ अमेरिका था, ब्रिटेन था, पूंजीवादी देश कर सकते हैं। ध्रुव राष्ट्र के साथ जर्मनी, इटली, जापान ये हुआ करते थे। अगर भारत को कुछ आश्वासन नहीं दिया जाएगा तो ये भारत किसके साथ चला जाएगा? जापान के साथ चला जाएगा। और जापान एशिया में रौंद रहा था बहुत बुरी तरीके से। तो इसीलिए विकसित देश, खास करके अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और चीन भी ब्रिटेन के ऊपर दबाव डालने लगा कि भारत को आजाद कर दो। उससे क्या होगा? भारत वाले साथ देंगे, अगर आश्वासन दे देते हो तो साथ देंगे। तो आश्वासन के लिए क्या आया? कृषि मिशन आया, लेकिन आजादी की बात नहीं किया। क्या बात किया? अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे? तुम सबों को अपना संविधान बनाने की आजादी दे देंगे। परंतु अब हम लोग अपना संविधान की बात तो छोड़ो, अब हम पूरा का पूरा भारत ही आजाद चाहते थे। अपना संविधान तो हम बना ही लेंगे, हम अब आजादी चाहते थे। हम कोई ब्रिटेन का कानून नहीं चाहते थे, हम लोग बर्दाश्त करने वाले ही नहीं थे। 1943 घटना है। अब ये मुस्लिम लीग भी खूब जोर मारने लगा। कांग्रेसी जोर मार रहे थे, भारत के लोग जोर मार रहे थे, मुस्लिम लीग जोर मार रहा था। क्या? आजादी का। क्यों? उसके पीछे निजी स्वार्थ था कि पाकिस्तान हमको मिलेगा। और क्रिप्स मिशन में कहीं पाकिस्तान की बात ही नहीं की गई। 1943 में बांटो और जाओ का नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। मैं बता दूं, जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया और आजादी की बात नहीं की गई तो भारतीय कांग्रेसी अब क्या है? अब आजादी की बात करते। गांधी जी अब आजादी की बात करते हैं। 1942 घटना है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखते हैं कांग्रेस के सामने और कांग्रेस से कहते हैं कि मेरा साथ दो। कांग्रेस हिचकिचाती है। गांधी ने चैलेंज कर दिया, अगर साथ नहीं देते हो तो मैं बालू से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूं। बालू हाथ में पकड़िए, जल्दी आता नहीं है। एक संकेत है, एक कॉन्फिडेंस है। किसका? महात्मा गांधी का। उनका कॉन्फिडेंस जायज था। कांग्रेस वाले डर गए। बात सही है, हम लोग साथ देना होगा, नहीं तो हमारे में ही फूट पड़ जाएगी। नतीजा हुआ, कांग्रेस वाले तैयार हो गए। 14 जुलाई 1942 के दिन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस का जैसे एनुअल अधिवेशन होता था, ये 1942 वाला बंबई किया गया। और 7 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रस्ताव लेके पढ़ते हैं। कौन सा प्रस्ताव? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कई बार पूछा जाता है कि किसने तैयार किया था, किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने तैयार किया था। महात्मा गांधी ने लिखा था। उसको पढ़ा किसने था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 7 अगस्त को पढ़ा था। 8 अगस्त यानी अगले ही दिन गांधी जी खड़ा होते हैं, लगभग 1.5 घंटे तक भाषण देते हैं और ओजस्वी भाषण देते हैं और कहते हैं क्या? यही सही वक्त है, अब हम लोगों को डू और डाई, करो या मरो के रास्ते चलना है। और यही से शुरुआत होता है, करो और मरो। और गांधी जी क्या कहते हैं कि अगले ही दिन यानी 9 अगस्त से इस आंदोलन की शुरुआत होगा। 9 अगस्त से शुरुआत होगा, जिसका लोगो होगा कमल और रोटी। ये लोगो रहेगा। किस तारीख से? 9 अगस्त से शुरुआत होगा। जब अंग्रेजों को पता चल गया कि 9 अगस्त से ये आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज बहुत चालाक थे। 8 अगस्त की रात को ही जितने प्रमुख लीडर थे ऑपरेशन जीरो आवर चला करके अरेस्ट कर लेते हैं। अब प्रश्न एक चीज और पैदा होता है कि गांधी जी ने 9 अगस्त को ही डेट क्यों रखा? और भी डेट रख सकते थे। मैं बता दूं, गांधी जी बहुत समझदार थे। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे तो 1 अगस्त से शुरुआत किए थे, क्योंकि तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त को हुई थी, जिससे गर्मपंथी भी हमारा साथ दे सके। 9 अगस्त को शुरू करने के पीछे कारण गांधी जी के था कि 9 अगस्त 1925 के दिन काकोरी कांड हुआ था, जिसमें गर्मपंथी इन्वॉल्व थे। तो 9 अगस्त के पीछे एक कारण था कि गर्मपंथियों का भी साथ मिले। इसीलिए डेट जानते रहिएगा, 9 अगस्त महत्वपूर्ण था।
तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर जितने महत्वपूर्ण लीडर थे अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने, लेकिन राम मनोहर लोहिया वो अरेस्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उनका निश्चित नहीं रहता था कहां सोते हैं। वो जानते थे अंग्रेज हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अंग्रेज इतना मारते थे कि नाम उनका लोहा पड़ गया, राम मनोहर लोहिया। जितना ज्यादा मारते थे उतना ही बोलते थे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अंग्रेज बहुत मारते थे, इसीलिए नाम उनका लोहिया पड़ा। तो लोहिया निश्चित स्थान पर नहीं सोते थे, हमेशा अपना स्थान बदल देते थे। उषा मेहता भी नहीं अरेस्ट हो पाई थी। हुआ क्या, ये लोग ट्रांसमीटर के माध्यम से रेडियो पर प्रसारण करते थे भारत की आजादी के लिए। ट्रांसमीटर यानी बोलता कौन था रेडियो पर? उषा मेहता। ट्रांसमीटर ले कौन जाता था यहां से वहां? राम मनोहर लोहिया ले जाते थे, इनकी टीम वाले ले जाते थे। इस तरीके से अपना ये लोग आंदोलन चला रहे थे। उधर सुभाष चंद्र बोस भी मिशन छेड़ दिए थे। इस पर डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सुभाष चंद्र बोस भी 4 जुलाई 1944 के दिन रंगून के जुबली हाल में वह स्पष्ट कर देते हैं, क्या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा देते हैं। लेकिन वो जानते थे जब तक भारत के लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक हम ये आंदोलन ठीक से नहीं कर सकते। वो भारत के लोगों का साथ मिले, नरमपंथियों का भी साथ मिले, इसलिए गांधी जी खुश करना होगा। 6 जुलाई 1944 के दिन रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इस तरीके से आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन बढ़ता चला गया, नेतृत्व विहीन हो गया। हालांकि एट लास्ट अंग्रेज उस आंदोलन को दबा देते हैं। यहीं पर मैं बता दूं, भारत छोड़ो आंदोलन को क्रांति कहा जाता है, जबकि 1857 का आंदोलन कहा जाता है। तो क्रांति आंदोलन में फर्क क्या है? जिस आंदोलन में सफलता न मिले वो आंदोलन ही रहता है, और जिस आंदोलन में सफलता मिल जाए उसको क्रांति बोलते हैं। इसीलिए 1942 की क्रांति बोलते हैं, 1857 का विद्रोह बोलते हैं, क्रांति नहीं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे और गतिविधियां गांधी जी से जुड़ी रही। उधर जिन्ना भी अपना पाकिस्तान की मांग अलाप रहे थे। कांग्रेस के लोग देने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी आजाद यानी पाकिस्तान देने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी कहा करते थे, भारत का विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा। जिन्ना चिढ़ गया, कहा कैसे नहीं देंगे ये, हम लेके रहेंगे अलग पाकिस्तान। 16 अगस्त 1946 के दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की शुरुआत करा देता हुआ आदमी। 16 अगस्त को क्यों शुरुआत किया? क्योंकि जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन जानते बहुत से मुसलमान एकत्रित होते हैं मस्जिदों में। सबसे बड़ा बीभत्स रूप धारण किया बंगाल में, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, पहले वो भारत में ही था। वहां का मुख्यमंत्री सोहरावर्दी हुआ करता था। सोहरावर्दी के नेतृत्व मुसलमान निकलते हैं और 1 लाख हिंदुओं को पकड़ लेते हैं। 10,000 को तत्काल काट डालते हैं, 50,000 को मुसलमान बना डालते हैं, और इस तरीके से वो दमनकारी नीति चालू हुआ। और हिंदू भी मुसलमानों को काटने लगे। हिंदू मुस्लिम राइट हो गया, दंगा भड़क गया, खून के प्यासे हो गए। अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज कहे अब हम नहीं जाएंगे। गांधी जी ने कहा अब हम चलते हैं। तब तक वो बुजुर्ग हो चुके थे। वो लाठी उठाते हैं और बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं। कहां? नोआखाली। नोआखाली में वहां पहुंच जाते हैं जहां वो कत्लेआम चल रहा था। और वहां जैसे जैसे जाते हैं हिंदू मुस्लिम अलग अलग होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों गांधी जी को सम्मान देते थे। जैसे कलाम साहब को आज की डेट में देखा जाए, जितना सम्मान मुसलमान देते हैं ठीक उतना ही सम्मान हिंदू भी देते हैं, सभी लोग देते हैं। ऐसी छवि कलाम साहब की रही है। उनको मैं प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हमारे देश में वो पैदा हुए थे। अब जब वैसे ही जब बढ़ते चले गए तो हिंदू मुसलमान क्या हुआ, अलग अलग होते चले गए, तो काफी हद तक कत्लेआम रुक गया। माउंटबेटन क्या कहता है? माउंटबेटन ये कहता है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी जो फोर्स नहीं कर सकती वो गांधी जी ने करके दिखाया। इस तरीके से चलता रहा। विश्व वाले
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करता था, उसके ऊपर दबाव डालते थे कि भारत को आजाद का आश्वासन दो ताकि भारत के लोग साथ दें, परंतु वो कभी भी आजादी का आश्वासन नहीं दिया। नतीजा क्या होता है, 1945 में इलेक्शन होता है ब्रिटेन में और वो हार जाता है और आ जाती है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री बनाया जाता है वो क्लीमेंट एटली को बनाया जाता है और इटली ने घोषणा कर दिया, क्या घोषणा कर दिया, चूंकि ये लेबर पार्टी का था, विश्व का दबाव था, ये आजादी घोषणा के पीछे कई कारण है। एक तो लेबर पार्टी का था, दूसरा आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने बड़े साम्राज्य को लेकर चल पाना संभव नहीं था, और क्या था, विश्व का दबाव भी था, और क्या था, भारत में 25 लाख सेना भर्ती कर ली गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई के लिए, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ती थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, इतने लोगों को सेना में नहीं रख सकती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, और क्या करती, वो निकालती। जब निकालती थी ये लोग क्या हो जाते, निश्चित से बागी हो जाते, तो ये डर था उसको। और साथ ही साथ भारत की जो जनता थी वो भी अंग्रेजों से बहुत नाराज थी। क्यों नाराज थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1943 की घटना है, 1943 में भारत में 40 लाख लोग खाने बगैर मारे गए थे। क्यों, क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ था। उत्पादन हुआ था, वो सारा अनाज अंग्रेज उठा ले गए। नागरिक जब उठा ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, किसको देंगे, अपने सिपाहियों को देंगे खाने के लिए। इससे क्या हो गया, यहाँ भुखमरी आ गई, 40 लोग मारे गए। तो ये जो जनता देश की, वो भी अंग्रेजों के विरोध में आ जाएगी। जवान जो निकाले जाएंगे, मान लीजिए 15 लाख को भी निकालते हैं, तो ये विरोध में आ जाएंगे। और उधर सुभाष चंद्र बोस अपना झंडा गाड़े हुए थे। बहुत सारी चीजें थी जिसके कारण से समझ में आ गया कि अब इसको हम लोग गुलाम बना के नहीं रख सकते, आजादी दे देना ही बेहतर होगा। तो 20 फरवरी 1947 के दिन घोषणा कर देता है इटली, क्या घोषणा करता है कि अब हम जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे। और उसी आजाद के लिए माउंटबेटन योजना बनाई जाती है, जिसको बाल्कन प्लान बोलते हैं, गुप्त योजना। उसमें क्या किया गया, भारत का विभाजन किया गया और सत्ता हस्तांतरण किया गया। याद रखिए, पहले सत्ता हस्तांतरण नहीं है, पहले विभाजन है, उसके बाद सत्ता हस्तांतरण है। उसमें बंटवारा कर दिया गया भारत पाकिस्तान, और विकल्प रख दिया गया, जो पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान चले जाए, और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहे हिंदुस्तान चले आए। नतीजा क्या हुआ, चारों तरफ नरसंहार। वहां के यानी पाकिस्तान के लोगों ने हिंदुओं को काटना शुरू कर दिया। क्यों काटना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइट तो चल ही रहे थे, और साथ ही अगर हम हिंदुओं को काट डालेंगे तो इनके मकान, इनकी जमीनें हमको मिल जाएगी। और उसमें कोई एफआईआर नहीं चल रहा था, कोई एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था, उसका खूब फायदा उठाया। और यहां भी हिंदुओं ने मुसलमानों को काटना शुरू किया, तो हिंदू मुस्लिम राइट हो गए, बड़ा विभत्स दृश्य हो गया। और इस तरीके से बड़ा भयावह स्थिति हो गई, और भयावह स्थिति और उत्पन्न हो जाती। कैसे, जब ये कहा कि जून 1948 में हम आजाद कर देंगे, 15 अगस्त 1947 को ही आजाद कर दिया, जिसे और भगदड़ मच गई, पहले ही कर दिया और भगदड़ मच गई, तो इससे और समस्या बन गया। साथ अगर देखेंगे कि अब बंटवारा तो हो गया, और गांधी जी एट लास्ट मान लिए कि बंटवारा कर ही देना चाहिए। जब ये विभत्स देश देखे 1946 वाला, तब कहे नहीं, अब मैं भी तैयार हूं, भारत विभाजन कर ही देना है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले तो कहा करते थे भारत विभाजन मेरी लाश के ऊपर होगा, लेकिन मान जाते हैं। लेकिन ये सहानुभूति दोनों के लिए थी, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को पैसा दिलाने के लिए, 55 करोड़ रुपया दिलाने के लिए वो आग्रह करते थे भारत से, और जब भारत वाले तैयार नहीं हुए तो नतीजा क्या होता है, वो बैठ जाते हैं अनशन पर, बिड़ला भवन जो दिल्ली में है, और इससे नाथूराम गोडसे नाराज हो जाता है और 30 जनवरी 1948 के दिन गोली से भून देता है, और यही ये शहीद हो जाते हैं। और इनका नाम अमर हो गया। इनके शहीद होते ही पंडित नेहरू साहब कहते हैं कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि बहुत अच्छा होना बहुत खतरनाक होता। बड़ी अच्छी लाइन बोला, क्या, कि बहुत अच्छा होना बहुत खतरनाक होता है। गांधी जी बहुत अच्छे थे, खतरे बहुत ज्यादा थे। एट लास्ट क्या मिला, गोली मार दी गई उनको।
इसीलिए देखेंगे प्रत्येक 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। उनकी याद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी प्रत्येक 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की जो छवि रही देश के लिए, विश्व के लिए, जो सोच रही, जो उनकी अंतरात्मा की आवाज थी, जिसके माध्यम से वो काम करते थे, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, जो देश को देना चाहते, जो दुनिया को देना चाहते थे, जैसा उन्होंने काम किया वो अविस्मरणीय है। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाला वक्त यकीन नहीं करेगा कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति भी पैदा हुआ था। ऐसा उनका जीवन रहा है। गांधी जी खुद कहे थे, क्या 1931 की घटना है, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित ही रहेगा। गांधी जी अमर हो गए और गांधी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से गांधीवाद हमारे बीच है और हमारे ही बीच नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। और जैसे जैसे अव्यवस्था फैलेगी विश्व में, जैसे जैसे भ्रष्टाचार फैलेगा, गांधी जी प्रासंगिक होते चले जाएंगे। गांधी जी अमर हो गए। गांधी जी के रास्ते पे चले तो प्रेम है, स्नेह है, विश्व बंधुत्व का भाव है। जो जो काम करके उन्होंने दिखा दिया वो सामान्य मानव बस की बात नहीं है। तो गांधी जी हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। नाथूराम गोडसे ने जरूर गोली मार दिया, लेकिन गांधी जी अमर हो गए। ठीक है, धन्यवाद।